हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 का लेसन 2, जिसका नाम है कंपनसेशन और हिंदी में से बोलते हैं मुआवजा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और देखिए, एग्जाम आने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कंपनसेशन यानी मुआवजा। तो देखिए, ये एक टाइप की ऐसी टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टाफ है, जो भी एक्स्ट्रा वर्क करता है, मतलब उसको सैलरी तो मिलती है, लेकिन वो क्या है, और पैसे कमाने के लिए जब भी वो एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको ही कंपनसेशन दिया जाता है। मतलब उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा पैसे उसको दिए जाते हैं, जिसी को हम बोलते हैं कंपनसेशन। तो देखिए, कंपनसेशन देने से क्या होता है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ना, उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना, ताकि वो एक्स्ट्रा काम कर सके। उनकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो उसमें फिर सुधार करते हैं और अपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जॉब में दिखाते हैं। अब देखिए, बोल रहा है कि जो कंपनसेशन है और बेनिफिट्स है, ये क्रूशियल एस्पेक्ट होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के। क्योंकि देखिए, जब भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको कंपनसेशन चाहिए, मतलब उसको एक्स्ट्रा ज्यादा पैसे चाहिए, है ना। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप ये उम्मीद में रहते हैं ना कि मुझे इस थोड़े और काम के थोड़े और ज्यादा पैसे मिल जाए, और उसको बेनिफिट चाहिए। तो ये दोनों क्या होते हैं, क्रूशियल एक्सपेक्ट होते हैं ह्यूमन रिसोर्स के। और देखिए, जो कंपनसेशन है ये हेल्प करता है जो भी स्किल्ड एम्प्लॉइज होते हैं उनको मेंटेन करने में, मतलब उनको बराबर कंपनी में रखने में, कहीं वो कंपनी छोड़कर ना चले जाए। तो इसलिए हम क्या कंपनसेशन देते हैं उन्हें। कंपनसेशन से क्या होता है, जो वर्कर्स की टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब होता है कि काम छोड़कर चले जाना, तो इसमें क्या कमी आती है, लोग क्या काम छोड़कर नहीं जाते क्योंकि उनको कंपनसेशन मिलता है। अब देखिए, कंपनसेशन कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे रिवॉर्ड हो गया, रिवॉर्ड में क्या आपको पैसे दे दिए जाए, है ना, इतने हजार आपके काम के लिए इतने हजार आपको दे दिए जाए। एक डिविडेंड होता है। डिविडेंड वो होता है जब भी कंपनी का फायदा होता है, तो जो भी फायदा होता है ना, तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज में बांट देती है। और अगला हो सकता है बोनस। आपको बोनस मिल सकता है, कोई भी त्योहार आ गया है ना, कोई भी फेस्टिवल आ गया, जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है ना। और देखिए, अगर आप कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करते हैं तो उस पर भी आपको कंपनसेशन मिल सकता है, या फिर कोई कमीशन आपको मिल सकता है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है कंपनसेशन के। अब देखिए, हमें बताया गया कि जो कंपनसेशन पॉलिसी है ये किन किन और अदर पॉलिसीज को अफेक्ट करती है, किन किन अदर एलिमेंट्स को ये अफेक्ट करती है। जैसे कि पहला है कंपनसेशन स्ट्रेटेजी। मतलब जब भी हम कंपनसेशन पॉलिसी बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्या बनाना पड़ता है, कंपनसेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। अगला है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अब देखिए, अगर हम कंपनसेशन पॉलिसी अगर हम अपनी प्रचार प्रसार करते हैं, जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब उसमें ये पॉलिसी बताते हैं, इससे क्या होता है कि भर्तियां ज्यादा होती है ना, तो इससे क्या है, इस पॉलिसी पे भी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे भी असर पड़ता है। फिर अगला है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इस पर भी कंपनसेशन पॉलिसी का असर पड़ता है। तो मतलब जितनी भी सारी चीजें बताई गई है ना, इस पे कंपनसेशन पॉलिसी का असर पड़ता है। तो देखिए, टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय सेगमेंटेशन, एचआर ऑपरेशन, कॉर्पोरेट कल्चर, बिजनेस पार्टनरिंग, तो ये सब चीजों से जो कंपनसेशन पॉलिसी है डायरेक्ट लिंक्ड है। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंपनसेशन पॉलिसी। तो देखिए, पहला है ये इंगेजिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि हम किसी भी एम्प्लॉय को कंपनसेशन देंगे तो उसका और भी ज्यादा मन करेगा काम करने का। तो ये क्या है, एक टाइप का इंगेजिंग प्रोसेस होता है। अगला है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका मतलब ये है कि इसको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, सबको अपने आप ही खुद ही इसका मतलब जो है समझ आता है। मतलब ये जो कंपनसेशन पॉलिसी है खुद को अपने आप को एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करती है, किसी को भी हम बोलेंगे कि आपको इस चीज का इतना कंपनसेशन मिलेगा तो वो तुरंत समझ जाएगा कि मुझे इसका मुआवजा मिलने वाला है, मतलब उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं। अगला है फ्रीडम टू एक्ट। देखिए, आपको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, मतलब अगर आपको कंपनसेशन चाहिए तो आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। अगला है सिंपल लैंग्वेज। मतलब देखिए, जो कंपनसेशन पॉलिसी होती है वो सिंपल लैंग्वेज में होती है। उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको इतने एक्स्ट्रा वर्क का इतना रुपए मिलेंगे। उसमें सारी चीजें, पॉलिसी में सारी चीजें क्लियर होती हैं। सारी जितनी भी गाइडेंस होती है वो क्लियर गाइडेंस होती है। आपको अगर आप पढ़ेंगे पॉलिसी को, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट उसमें चीजें होती हैं। अब देखिए, अगला क्या है, अपीलिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें देखिए एक्स्ट्रा मनी मिलने वाला है ना, तो सब क्या करेंगे, इसमें काम करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी पैसे कमाने के लिए और एक्स्ट्रा वर्क करेंगे। तो ये क्या होता है, अपीलिंग प्रोसेस होता है। अब देखिए, आपको डायग्राम में कंपनसेशन मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया कि कंपनसेशन को कैसे मैनेज किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले कंपनसेशन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, किसको कितना मिलने वाला है। फिर एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होती है। फिर उसके बाद होता है कंपनसेशन पॉलिसी। अब देखिए, सबने स्ट्रेटेजी तो बना ली, फिर पॉलिसी बनाई जाती है, गाइडलाइंस बनाई जाती है ना। फिर देखिए, जॉब एवोल्यूशन किया जाता है, इसको मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। और एनालिसिस किया जाता है, जॉब को एनालिसिस किया जाता है कि जो वो काम कर रहे हैं उनको कितना मिलना चाहिए उसके लिए, है ना, काम के बदले उनको कितना पैसा मिलने चाहिए। फिर देखिए, अच्छे से डिजाइन किया जाता है, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर लोगों को बताया जाता है कि आप इतना काम करके इतने पैसे कमा सकते हैं। फिर एंड में इवैल्यूएशन होता है और रिव्यू किया जाता है, मतलब वो जो काम कर रहे हैं उनके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं, है ना। अब हम देखेंगे बेस एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है। अब देखिए, आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, बेस का मतलब है पैसे, मतलब अगर आपने काम करा है, काम के बदले अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या हो गया, आपका बेस कंपनसेशन हो गया। लेकिन अगर आपने काम करा हो, काम के बदले आपको पैसे की जगह कुछ और चीजें मिल गई, जैसे घर मिल गया, जमीन मिल गई,
है ना, छुट्टी मिल गई, तो ये सब क्या हो गया, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन हो गए। तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अब देखिए अच्छे से समझे, देखिए सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में क्या होता है, जो रिम्यूनरेशन होता है, रिम्यूनरेशन मतलब होता है परिश्रमिक, मतलब जब आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं ना, एक्स्ट्रा श्रम करते हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉय है वो एक्स्ट्रा श्रम करता है यानी मेहनत करता है, तो उसी को बोलते हैं रिम्यूनरेशन। तो देखिए जब भी कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसको दो तरीके से कंपनसेशन दिया जाता है ना, एक तो है मॉनेटरी और एक है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब होता है अगर आपको पैसे दिए जाए काम के बदले, और नॉन मॉनेटरी का मतलब है आपको पैसे ना देकर कोई और चीज दी जाए। अब देखिए और चीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे घर आ गया, जमीन आ गई, छुट्टी आ गई, और भी कई सारी चीजें जो मतलब पैसे ना देकर उसके बदले कोई और चीज दे देना, तो वो सब किस में आ जाती है, सप्लीमेंट्री में आ जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी बोनस। वहीं पर अगर हम बेस की बात करें, बेस कंपनसेशन में आपको डायरेक्ट पैसे मिलेंगे, आपको सैलरी मिलेगी, है ना, वेगेज मिलेगा। अगर आपने एक्स्ट्रा काम करा है, अब उसमें देखिए आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आपने घंटों के लिए काम करा है, आपने दिनों में काम करा है, आपने हफ्तों के लिए एक्स्ट्रा काम करा है या महीनों के लिए एक्स्ट्रा काम करा है, तो उस हिसाब से आपको क्या पैसे मिलते हैं। तो जो पैसे आपको मिलते हैं वो बोलते हैं हम उसको बेस कंपनसेशन। तो आई होप आपको दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव। अब देखिए इसको टेबल के थ्रू समझिए, देखिए ऊपर क्या लिखा है, बेसिक पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लान बताए गए हैं, एक है इंडिविजुअल, ग्रुप। अब इसमें फिर आपको डिस्क्रिप्शन बताया गया है, फिर उसमें बताया गया है कि इंडिविजुअल को क्या इनिशिएटिव मिल पा रहा है। तो चलिए टेबल को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्लान है हमारा इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसको काम के बदले इनिशिएटिव मिलता है, तो किसको मिलता है, सिर्फ इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति को मिलता है। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति को उसकी परफॉर्मेंस के लिए क्या इनिशिएटिव मिल रहा है, तो इसका आंसर है यस, उसको मिल रहा है। अब देखिए अगर हम ग्रुप इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो ग्रुप है पूरा, जब ग्रुप परफॉर्म करता है मिलकर, तो उसके काम के बदले पूरे ग्रुप को इनिशिएटिव मिलता है। और देखिए यहाँ पे आप सिंगल जो इंडिविजुअल है उसको भी इनिशिएटिव मिलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ग्रुप का कितना बड़ा साइज है, ग्रुप के साइज पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल को इनिशिएटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, मतलब किसको कितना मिलेगा, उसमें भी डिपेंड करता है कि हर एक इंडिविजुअल को इनिशिएटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर अगला है हमारा गेन शेयरिंग। अब देखिए इंडिविजुअल मिलकर ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, तो जब एक यूनिट मिलकर कोई काम परफॉर्म करती है उससे जो उनको इनिशिएटिव मिलता है तो उसी को बोलते हैं हम गेन शेयरिंग। और अब देखिए इसमें बहुत मुश्किल है किसी इंडिविजुअल को इनिशिएटिव मिल पाना, क्योंकि ये जो यूनिट होती है इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, तो कि सबको इंडिविजुअल इनिशिएटिव देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभार मिल भी जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन है, क्योंकि कभी कभार ग्रुप वाइज क्या इनिशिएटिव बांट देते हैं तो सबको इंडिविजुअल मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग। तो देखिए ये जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है ना, किसको होता है, ऑर्गेनाइजेशन का होता है। देखिए इंडिविजुअल से ग्रुप बनता है, ग्रुप से यूनिट बनती है, और सारी यूनिट मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना पूरी यूनिट को मिलाकर होता है, यानी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। और इसमें जो इंडिविजुअल है उनको कोई इनिशिएटिव नहीं मिलता, सारा प्रॉफिट कौन रख लेता है, जो कंपनी का ओनर होता है। अब देखिए फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब देखिए जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं ये सिमिलरली होते हैं किसकी तरह, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो देखिए अंतर मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले समझिए कि फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है। तो देखिए जो फ्रिंज बेनिफिट्स है एक टाइप का एडिशनल बेनिफिट होता है, जब कोई एम्प्लॉय पर्टिकुलर कैटेगरी की कोई सर्विस परफॉर्म करता है तो उसके बदले उसको ये बेनिफिट मिलता है। तो देखिए ये जो फ्रिंज बेनिफिट है एक टाइप का ऐसा इनिशिएटिव है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, किसके बदले, उसके बैगेज के बदले, यानी उसकी सैलरी के बदले उसको दिया जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, एम्प्लॉय को उसको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी के बदले उसको ये फ्रिंज बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिए फ्रिंज बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हेल्थ कवर हो गया, मील्स मतलब खाना वगैरह हो गया, और फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ देखिए आपको और कुछ टाइप के फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि स्टॉक ऑप्शन। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, सैलरी नहीं देती है, बदले में अपने स्टॉक्स दे देती है, किसको, एम्प्लॉय को, और उसी को क्या है जो स्टॉक वो देती है सस्ते में दे देती है, तो एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी कंपनी के स्टॉक सस्ते में खरीद लेता है। अगला होता है फ्री और डिस्काउंटेड मील्स। मील्स मतलब होता है खाना, तो उसको सस्ते में क्या खाना पानी मिल जाता है। और फ्री और डिस्काउंट जिम मेंबरशिप मिल सकती है, ट्यूशन रिडक्शन और एडवाइस मिल सकती है, लाइफ डेंटल एंड विजन इंश्योरेंस, लाइफ मतलब जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस मिल सकता है, डेंटल मतलब दांतों का इंश्योरेंस, दांत वगैरह टूट गए तो कंपनी पैसे देके आपके नए दांत लगवा देगी, विजन का इंश्योरेंस, अगर आप अंधे हो गए हैं तो आपकी नई आंख लगा देगी। तो ये सारी जो है, देखिए पेड सिक डे मतलब अगर आप बीमार हो गए, अगर आपको छुट्टी चाहिए तो वो आपको मिल सकता है, रिटायरमेंट प्लान में आपको कंट्रीब्यूशन मिल सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फ्रिंज बेनिफिट्स के टाइप्स हैं। अब देखिए अंतर समझिए कि सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में और फ्रिंज बेनिफिट्स में अंतर क्या है। तो देखिए जो फ्रिंज बेनिफिट्स है, इस आपको क्या है, सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलेगी, उसके बदले क्या मिल जाएगा उसको, ये बेनिफिट्स मिल सकता है। अब वो एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है कि उसको बेनिफिट चाहिए कि नहीं चाहिए। वहीं पर सप्लीमेंट्री कंपनसेशन में क्या हो रहा था, आपको सैलरी तो मिलेगी लेकिन साथ में आपको एडिशनल चीजें भी मिलेंगी, आपको कार मिल सकती है, लैपटॉप, घर मिल सकता है, प्लॉट मिल सकता है, आपको काम के बदले क्या एडिशनली आपको वो पैसे ना मिलकर कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स मिल सकती हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो यही अंतर है, सप्लीमेंट्री में सैलरी मिलेगी और इस फ्रिंज बेनिफिट्स में सैलरी नहीं मिलेगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपको ये समझ आ गया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन क्या होता है। तो देखिए, इसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में इसे पीबीसी भी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, देखिए परफॉर्मेंस यानी जब भी आप प्रदर्शन करेंगे अपनी परफॉर्मेंस पे आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो उसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन। मतलब जैसा आप परफॉर्म करेंगे, जितना बढ़िया परफॉर्म करेंगे उतना ही आपको इनिशिएटिव मिलेगा। तो देखिए, जो परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन एक टाइप का ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय जितने भी पीरियड ऑफ टाइम में जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको उतना ही अच्छा इनिशिएटिव यानी कंपनसेशन मिलेगा। और देखिए, इस प्रोग्राम को हम पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कि आप परफॉर्म करेंगे उसी के हिसाब से आपको पे होगा, यानी इसको हम बोलते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस सिस्टम। जैसा परफॉर्मेंस वैसा ही इनिशिएटिव। और देखिए, ये जो प्रोग्राम होता है पहले से ही प्री सेट होता है। प्री सेट मतलब पहले से ही ये प्लान बनाया हुआ होता है कि अगर आप इतने घंटे में ये काम करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, या इतने हफ्ते में ये काम करेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो ये पहले से ही पूरा क्या होता है, पहले से प्लान्ड होता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्री सेट प्लान्ड प्रोग्राम। अब देखिए, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, जैसे कि होता है रिटेंशन ऑफ बेस्ट एम्प्लॉइज। तो देखिए, इसकी मदद से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छा इनिशिएटिव मिलेगा, जो बुरा परफॉर्म करेगा उसको कोई इनिशिएटिव नहीं मिलेगा। तो इसकी मदद से यानी परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन प्लान की मदद से हमें बेस्ट एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। अगला है मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। अब देखिए, उनको बता दिया जाए कि जैसा कि आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको इनिशिएटिव मिलेगा, तो ऐसे हर एम्प्लॉय के मोटिवेटेड हो जाएगा। सब एम्प्लॉय मन लगाकर काम करेंगे और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारेंगे ताकि उनको भी इनिशिएटिव मिल सके। अगला है इम्प्रूव्ड रिक्रूटमेंट। अब देखिए, जो कंपनी है उसको पता चल जाता है कि जो उसके वर्कर है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो अपनी हायरिंग प्रोसेस होता है ना, मतलब जिसको इंटरव्यू प्रोसेस बोल सकते हो आप, या हायरिंग करते हैं जब भी, तो उस प्रोसेस को पूरा इंप्रूव कर सकते हैं ताकि उनको उनसे भी बढ़िया एम्प्लॉयज मिल सके। तो ये प्लान हायरिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगला है लेस टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है नौकरी छोड़कर चले जाना। तो इसकी मदद से क्या होगा, लोगों को इनिशिएटिव मिलेगा तो लोग जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो टर्नओवर का जो रेट है वो कम हो जाएगा। अब देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है। तो देखिए, मैं इसको ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब एम्प्लॉय को सैलरी के बदले कंपनी के ही स्टॉक्स मिल जाते हैं तो उसी को बोलते हैं स्टॉक ऑप्शन। तो देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान को शॉर्ट फॉर्म में ESOPs भी बोला जाता है, और आप ऑप्शन की जगह ओनरशिप भी लगा सकते हैं। तो ये जो प्लान होता है ये एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए होता है, क्योंकि देखिए स्टॉक कभी भी ऊपर जा सकता है ना, तो कभी भी जो स्टॉक की वैल्यू बढ़ सकती है। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, लोगों को सैलरी देने के बजाय अपनी ही कंपनी के जो स्टॉक्स है वो सस्ते में दे देती है, क्योंकि उनको सैलरी देनी ना पड़े कंपनी को। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का भी फायदा हो जाता है, उनको सस्ते में स्टॉक्स मिल जाते हैं। आगे चल के अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो इससे जो है एम्प्लॉय को एक फायदा होगा। लेकिन देखिए, नुकसान भी हो सकता है। अगर कंपनी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है ना, कंपनी अगर कंगाल हो गई तो स्टॉक्स की वैल्यू भी घट जाएगी। तो इसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अगला है पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम। अब देखिए, जो पे बैंड है इसको आप रैंकिंग के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि जो एम्प्लॉय होता है ना, वर्कर होता है, एम्प्लॉय होता है, उसके ऊपर क्या होता है, मैनेजर होता है। तो मतलब एक एक करके रैंक के ऊपर बढ़ती जाती है, तो इसी का पे बैंड के थ्रू समझ सकते हैं। जो ये पे बैंड है ना, एक टाइप का सैलरी प्रोसेस का कंपोनेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी रैंकिंग होती है। इसमें बताया जाता है कि आपको इतना एक्सपीरियंस चाहिए, इतनी एजुकेशन चाहिए इस रैंक तक पहुंचने के लिए। तो उसमें रैंक ना पहले से डिसाइडेड होती है। अब देखिए, हर रैंक में आपको ज्यादा स्किल नॉलेज चाहिए होगी, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो इससे क्या होगा, आपकी जो सैलरी है वो भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो जितनी ज्यादा आपकी रैंक बढ़ेगी उतनी ज्यादा आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये जो पे बैंड होता है ना, ये पहले से डिटरमाइंड होता है, प्लान्ड होता है। इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इस पोस्ट पे इतनी सैलरी मिलेगी, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, और आप में ये स्किल या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये पे बैंड के थ्रू सबको बता दिया जाता है। तो देखिए, जो पे बैंड है ना, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूज किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को कंट्रोल कर सके, जो लेबर कॉस्ट है ना उसको कंट्रोल कर सके और सैलरी को बढ़ाने से रोक सके। क्योंकि देखिए, जब भी टाइम बीतता जाता है जो एम्प्लॉय है वो सैलरी की मांग करने लगते हैं कि हमें ज्यादा सैलरी चाहिए। तो ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पे बैंड का यूज करती है। उनको पहले ही बोल दिया जाता है, अगर आपको सैलरी बढ़वानी है तो आपको इस रैंक तक पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी सैलरी को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करती है। अब है हमारा अगला टॉपिक, जॉब एवोल्यूशन। तो देखिए, एवोल्यूशन का मतलब होता है एनालिसिस करना यानी मूल्यांकन करना। तो देखिए, जो जॉब एवोल्यूशन एक टाइप का सिस्टमैटिक और लॉजिकल अप्रोच होता है जिससे आप कंपैरेटिव वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब कॉर्पोरेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी जॉब बढ़िया है, कौन सी जॉब बेकार है, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जॉब एवोल्यूशन की मदद से आपको पता चल जाता है कि कौन सी जॉब ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब सबसे ज्यादा जॉब कौन सी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब तो होती नहीं है, बहुत सारी जॉब होती है। तो इन सारी जॉबों को आपको डिटरमाइन करने के लिए यानी एनालाइज करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए और बहुत सारा पेशेंस
चाहिए। अब देखिए जॉब एवोल्यूशन के दो मेथड होते हैं, एक है नॉन एनालिटिकल और दूसरा है एनालिटिकल। तो देखिए जो नॉन एनालिटिकल है वहां पे आपको एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसमें पहले से आपको बता दिया जाता है कि आपको इस रैंक तक आपको ये सैलरी मिलेगी, ये करना होगा, ये सब आपको पहले ही बता दिया जाता है ना, क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, तो ये सब आपको पहले ही बता दिया जाता है, इसमें आपको कोई भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि देखिए रैंकिंग मेथड हो गया, जॉब ग्रेडिंग मेथड हो गया। अब रैंकिंग मेथड में आपको पहले ही बता देंगे कि इस जॉब के बाद आपको ये जॉब मिलेगी, फिर आपको ये जॉब मिलेगी और कैसे कैसे सैलरी इंप्रूव होती रहेगी। वैसे ही जॉब ग्रेडिंग में भी आपको इस जॉब पे इतना ग्रेड मिलेगा, वो सब आपको पहले ही बता दिया जाता है, तो आपको कुछ भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं पर एनालिटिकल में आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सी जॉब मेरे लिए बढ़िया है, कौन सी जॉब मेरे लिए बेकार है। जैसे कि फैक्टर कंपैरिजन मेथड और पॉइंट रैंकिंग मेथड। देखिए अगर आपको कोई भी जॉब लेनी है तो उस जॉब के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि ये जॉब में क्या क्या, इस जॉब में क्या क्या है। और वहीं पर जो पॉइंट रैंकिंग मेथड है उसमें आपको देखना पड़ेगा इस जॉब में मुझे कितने पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स का भी सिस्टम होता है कंपनी में, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो उतनी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, एक में आपको एनालाइज करना होता है और दूसरे में आपको एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर आपको कोई जॉब लेनी है तो उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, यानी क्या क्या स्टेप्स होते हैं जॉब एवोल्यूशन के। तो सबसे पहले तो होता है जॉब एनालिसिस। अब देखिए कोई भी अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको एनालाइज तो करना पड़ेगा ना, ये जॉब के क्या क्या फैक्टर्स है ना, आपको सबको देखना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा सभी जॉबों के साथ। फिर आपको देखना पड़ेगा कि जॉब में मेरा क्या फ्यूचर हो सकता है, तो आपको जॉब देखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्या क्या टैलेंट चाहिए होगा, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए वो भी आपको देखना पड़ेगा, है ना, उसकी क्या क्या जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए ये सब मैंने अपनी जॉब एनालिसिस की वीडियो में अच्छे से कवर करा रखा है, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। तो देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको फोटो में दिखाया था कि होता कैसा है, उसमें सब चीज बताई जाती है कि जॉब, ये जो जॉब है ये आपको कहाँ करनी है, इसकी लोकेशन वगैरह बताई जाती है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या आप में नॉलेज होनी चाहिए, वो सब इस जॉब में लिखा रहता है। जॉब के बारे में मतलब पूरा बताया जाता है, तो इसी को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आपको उस डिस्क्रिप्शन को भी एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो क्या आपको कंपनसेशन मिलेगा, और आपको उसमें देखना पड़ेगा कि इस जॉब में आपको क्या काम करना है, क्यों काम करना है, कैसे काम करना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आता है जॉब एनालिसिस बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन जॉब एवोल्यूशन स्ट्रेटेजी। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी खुद की स्ट्रेटेजी होती है कि जॉब को कैसे एवोल्यूशन करना है, तो आपको अपनी जॉब एनालिसिस उसके बेस पर करनी है। तो देखिए ध्यान से समझिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो खुद की जॉब एनालिसिस करती है, वो पता लगाती है कि किस जॉब के लिए कौन सा कैंडिडेट सही रहेगा। तो देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई करा, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कह देती है कि ये जॉब आपके लिए बेस्ट है, फिर जो जॉब ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए दी है फिर आपको उस जॉब का जॉब एनालिसिस करना है, फिर आपको देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको जॉब दी है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। और लास्ट स्टेप होता है एस्टैब्लिशिंग द जॉब हायरार्की। तो देखिए जॉब एवोल्यूशन प्लान कंपनी की हेल्प करता है जॉब में पैट्रियार्कल रैंकिंग एस्टैब्लिश करने में। तो पैट्रियार्कल को आप ऐसे समझिए, एक रैंक दूसरी रैंक से बड़ी होती है, तो जो बड़ी बड़ी रैंक होती है ना उसको हम बोलते हैं पैट्रियार्कल रैंकिंग। देखिए जो जॉब एवोल्यूशन प्लान है ये कंपनी की हेल्प करता है। कंपनी क्या करती है, जब भी जॉब एनालिसिस करती है तो पता लगाती है कि इस जॉब की क्या अहमियत है, फिर उससे बड़ी जॉब निकालती है, फिर उससे बड़ी जॉब निकालती है, तो हर जॉब को एक रैंकिंग दे दी जाती है। फिर ये जो जॉब एवोल्यूशन की वजह से जो रैंकिंग बनी है इससे फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट या एम्प्लॉय इस रैंकिंग के लिए फिट है। तो ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।